हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को CUT PG इंट्रेंस एग्रीकल्चर साइंस का लगभग 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाला हूं। आपकी सिलेबस में पूरा 10 सब्जेक्ट दिया है, तो यहाँ पर मैं एक सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चन लिया हूँ और 5 सब्जेक्ट का मैं लिया हूँ। 5 सब्जेक्ट इसके बाद करवाऊँगा। उसके बाद भी कुछ और टेक्निकल क्वेश्चन करवाएंगे, क्योंकि 30 को अभी एग्जाम है तो थोड़ा टाइम है अपने पास, एक हफ्ते का। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट का कोड क्या है? पेपर कोड है SCQP01, SCQP01। तो यदि आप लोगों को नहीं पता तो देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। इसका PDF आप लोग को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका PDF भी ले सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग एग्रोनॉमी के 20 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, भारत में गेहूं की बुआई का सबसे अच्छा समय क्या है? भारत में पूछा है गेहूं की बुआई का सबसे अच्छा समय क्या है, तो अक्टूबर से नवंबर। कॉमन क्वेश्चन, इजी टू मॉडरेट देखेंगे। ठीक है, पहले आसान, फिर उससे कठिन, फिर उससे कठिन, फिर उससे कठिन। ठीक है, तो भारत में गेहूं की बुआई का सबसे अच्छा समय क्या है? अक्टूबर से नवंबर। अगला क्वेश्चन है, खरीफ फसलों का मौसम कब होता है? तो जून से अक्टूबर, जून से अक्टूबर तक जो होता है खरीफ फसल होता है। ठीक है, अगला है, फसल चक्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप लोगों को अब जैसे यहाँ पे पूछ दिया खरीफ फसल का मौसम कब से कब होता है, तो आप लोगों को रबी का भी पता होना चाहिए, जायद का भी पता होना चाहिए कि कब से कब तक होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पूछा है, फसल चक्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? फसल चक्र का मुख्य उद्देश्य है मिट्टी की उर्वरता। ठीक है, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाना फसल चक्र का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, खरपतवार नियंत्रण की रासायनिक विधि क्या है? इनमें से तो जैविक खाद नहीं है, हर्बिसाइड का यूज करते हैं, खरपतवार नाशक यूज करते हैं खरपतवार के नियंत्रण के लिए, यही रासायनिक विधि है। अगला है, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल। इंग्लिश में भी मैंने लिया है, इंग्लिश भी देखते रहिए। विच इज़ द लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। अगला है, रबी फसलों का मौसम कब से कब होता है? तो रबी फसल का मौसम कब से कब होता है? नवंबर से अप्रैल तक। नवंबर से अप्रैल तक, नवंबर से अप्रैल तक क्या होता है? रबी फसलों का मौसम होता है। अगला क्वेश्चन है, मक्का की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? विच सॉइल इज द मोस्ट सुटेबल फॉर मेज कल्टीवेशन। तो मक्का की खेती के लिए जो दोमट मिट्टी होती है सबसे सूटेबल मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, जैविक खेती में क्या प्रयोग नहीं होता? यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया है, बोला इनमें से जैविक खेती में क्या प्रयोग नहीं होता। तो जैविक खेती जो होता है उसमें हम किसी प्रकार के रसायन का यूज नहीं करते, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा। ठीक है, रसायनों का यूज नहीं होता। अगला है, सबसे अधिक सिंचाई वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक सिंचाई वाला राज्य पंजाब है। पंजाब में सबसे अधिक सिंचाई किया जाता है। अगला, गन्ने की खेती के लिए तापमान कितना होना चाहिए? वाट टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर शुगर केन कल्टीवेशन। तो गन्ने की खेती के लिए 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान जरूरी होता है। अब मैंने यहाँ पे गन्ने का बताया, तो आप लोग को क्या करना है, चावल में कितना होना चाहिए, गेहूँ में कितना होना चाहिए, ठीक है, चना में कितना होना चाहिए, मटर में कितना होना चाहिए, ये सब आप लोगों को जो मुख्य क्रॉप है, बार्ली हो गया, जौ हो गया, इन सभी को आप लोगों को अपना क्लियर कर लेना है। ठीक है, मैं सिर्फ आप लोगों को आइडिया दे रहा हूँ कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको पढ़ना है। मैं इसका सिलेबस भी दिखा सकता हूँ आप लोगों को, जैसे पेपर में क्या दिया, सिलेबस में दिया है, सिर्फ सब्जेक्ट दे दिया, लेकिन मैं आपको टॉपिक भी दिखा दूंगा। अभी कुछ टाइम रुकिए, वीडियो ख़त्म होने दीजिए। अगला क्वेश्चन है, धान की खेती में कितना पानी चाहिए? तो धान की खेती में अधिक पानी चाहिए, ऐसा क्वेश्चन ही पूछ देता है, एकदम सिंपल वाला। अगला है, सबसे अधिक गेहूँ उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे अधिक गेहूँ का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। अगला है, फसलों की कटाई के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? तो फसलों की कटाई के लिए इनमें से हार्वेस्टर यूज किया जाता है। हार्वेस्टर जो होता है फसलों की कटाई के लिए यूज करता है। हल से खेत की जुताई होती है, स्प्रेडर से दवा का छिड़काव होता है। ट्रैक्टर जो होता है उससे भी प्लाऊ लगाकर, हल लगाकर खेत की जुताई करते हैं। अगला, सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए कौन सी फसल उपयुक्त है? सूखा प्रभावित जो क्षेत्र हैं, जो ड्राट अफेक्टेड एरिया हैं, उनके लिए सूटेबल क्रॉप पूछा है, तो ज्वार जो है वह सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए एक अच्छा फसल है, या उपयुक्त फसल बोल सकते हैं। भारत में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो भारत में कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। अगला है, मिट्टी की जुताई का मुख्य उद्देश्य क्या है? मिट्टी की जुताई का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मिट्टी की जुताई का मुख्य उद्देश्य खरपतवार का नियंत्रण, खरपतवार नियंत्रण, वीड कंट्रोल जो है मिट्टी की जुताई का मुख्य उद्देश्य है। अगला है, सबसे अधिक कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गुजरात में सबसे अधिक कपास का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है,
ड्रिप सिंचाई किस फसल के लिए सर्वोत्तम है? ड्रिप इरिगेशन इज बेस्ट सुटेबल फॉर विच क्रॉप? इनमें से किसके लिए सबसे सुटेबल? भैया गन्ना के लिए। गन्ना के लिए ड्रिप इरिगेशन जो है बहुत ही अच्छा है। देखिए इस क्रॉप में पूछा, ऐसा नहीं कि सबसे अच्छा है, इस क्रॉप में सबसे अच्छा पूछा है। ठीक है, अगला है फसल घनत्व का क्या मतलब है? वाट डज क्रॉप डेंसिटी मीन? ठीक है, तो इसका मतलब होता है प्रति क्षेत्र में पौधों की कितनी संख्या है। प्रति क्षेत्र में पौधों की संख्या जो है उसी को बोलते हैं क्रॉप डेंसिटी, नंबर ऑफ प्लांट पर एरिया। अगला है हरित क्रांति का प्रभाव किस फसल पर सबसे अधिक था? तो हरित क्रांति का प्रभाव जो है वह गेहूं और चावल पर मुख्य रूप से था। ठीक है, गेहूं और चावल पर मुख्य रूप से था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। तो यह थे आप लोगों के कुल एग्रोनॉमी के क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं हम लोग जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के 20 क्वेश्चन, जिसमें पहला है मेंडल का पृथक्करण नियम क्या दर्शाता है? व्हाट डज मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डिस्क्राइब? तो मेंडल का जो सेग्रीगेशन है या पृथक्करण का नियम है वह क्या दर्शाता है? वह सेग्रीगेशन को दर्शाता है। ठीक है, सेग्रीगेशन को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। अगला संकर शक्ति किससे प्राप्त होती है? हाइब्रिड विगोर जो है वह किससे ऑब्टेन होता है, किससे प्राप्त किया जाता है? तो संकरण से, हाइब्रिडाइजेशन से। अगला है डीएनए का मुख्य कार्य क्या है? डीएनए का मुख्य कार्य है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आनुवांशिक जानकारी। अगला है जीनोटाइप क्या है? व्हाट इज जीनोटाइप? तो जीनोटाइप का क्या है? तो आनुवांशिक संरचना है, जेनेटिक कंपोजिशन है। जीनोटाइप टर्म किसने दिया है? जोहानसन ने दिया है। एक बात नहीं जान लीजिए, जीन टर्म किसने दिया है? जोहानसन ने। जीनोटाइप किसने टर्म दिया है? जोहानसन ने। ठीक है, फिनोटाइप किसने टर्म दिया है? जोहानसन ने। ठीक है, तो इतना बात याद रखिएगा, जीन जीनोटाइप फिनोटाइप। ठीक है, आगे देखते हैं बीज शुद्धता के लिए कौन सी विधि सर्वोत्तम है? विच मेथड इज बेस्ट फॉर सीड प्योरिटी? तो म्यूटेशन, सॉरी प्योर लाइन सिलेक्शन। प्योर लाइन सिलेक्शन जो है वह सबसे शुद्ध है। ठीक है, बेस्ट सीड प्योरिटी के लिए। अगला है फेनोटाइप पर क्या प्रभाव डालता है? तो दोनों, पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण और जीनोटाइप दोनों फेनोटाइप पर प्रभाव डालते हैं। थोड़ा सा ये क्वेश्चन लिखने में प्रॉब्लम हो गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अगला है क्रॉसिंग ओवर कब होता है? तो क्रॉसिंग ओवर कब होता है? मियोसिस में। मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होता है, माइटोसिस में नहीं होता। अगला है जीन संपादन के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? ठीक है, विच टेक्निक यूज फॉर जीन एडिटिंग? जीन के एडिटिंग के लिए किसका यूज किया जाता है? CRISPR, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला है पौधे में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो पौधे में कितने क्रोमोसोम होते हैं यह उनके स्पीसीज पर निर्भर करता हुआ, उनके प्रजाति पर निर्भर करता है, ये सभी में समान नहीं होते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग को पहले से ही पता है। उत्परिवर्तन का क्या कारण हो सकता है? तो उत्परिवर्तन का कारण हो सकता है रेडिएशन, केमिकल। तो रेडिएशन और केमिकल दोनों जो है इनसे हम उत्परिवर्तन ला सकते हैं, दोनों उत्परिवर्तन का कारण हो सकते हैं। अगला है मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया था? तो मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। मेंडल ने मटर के पौधे पर कितने लक्षणों को ध्यान में रखा था? तो 7 लक्षणों को ध्यान में रखा था। ठीक है, अगला है प्रभुत्व का नियम क्या कहलाता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है कि वन ट्रेट इज सेपरेट, इनमें एक गुण जो होता है वह दब जाता है और ये गुण जो है वो ऊपर उठता है। ठीक है, अगला संकर प्रजनन का मुख्य लक्ष्य क्या है? व्हाट इज द मेन गोल ऑफ हाइब्रिड ब्रीडिंग? तो इसका मुख्य उद्देश्य है शुद्धता का चयन करना। ठीक है, सॉरी, उत्पादन बढ़ाना और रोग प्रतिरोधकता। ऑप्शन नंबर बी और सी, मतलब ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा यहाँ पर। अगला जीन क्या है? तो जीन जो है डीएनए का एक हिस्सा होता है, पार्ट ऑफ डीएनए। पॉलीप्लॉइडी का मतलब क्या होता है? पॉलीप्लॉइडी का मतलब होता है जब कई गुणसूत्र एक सेट में होते हैं। ठीक है, मल्टीपल क्रोमोसोम सेट में होते हैं तो उसको बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। अगला है बैक क्रॉसिंग का उपयोग किस लिए होता है? तो बैक क्रॉसिंग का उपयोग होता है गुण को बनाए रखने के लिए, हेरिटेज ट्रेट्स के लिए। ठीक है, अगला जेनेटिक इंजीनियरिंग का उदाहरण क्या है? तो बीटी कपास। बीटी कपास जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग का उदाहरण है, बीटी कॉटन। अगला हेटेरोजाइगस का क्या मतलब होता है? तो हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस, अब एक सब क्या होता है यह सब आप लोगों को पता होना चाहिए भैया, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं सिर्फ आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा। ठीक है, तो हेटेरोजाइगस का मतलब क्या होता है? हेटेरोजाइगस का मतलब होता है डिफरेंट जीन, और होमोजाइगस का मतलब क्या होता है? सेम जीन। ठीक है, अगला प्लांट ब्रीडिंग में चयन का क्या आधार है? व्हाट इज द बेसिस ऑफ सिलेक्शन इन प्लांट ब्रीडिंग? तो जीनोटाइप फिनोटाइप दोनों जो है प्लांट ब्रीडिंग में सिलेक्शन का
आधार होते हैं, बेसिक आधार होते हैं। अगला है आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो आरएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन का सिंथेसिस करना आरएनए का मुख्य कार्य है। तो ये आपके जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग के कुछ क्वेश्चन 20 हो गए। आगे देखेंगे सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का कितना क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन। जिसमें पहला क्वेश्चन है नाइट्रोजन की कमी के लिए कौन सा उर्वरक यूज में लिया जाता है? तो नाइट्रोजन की कमी के लिए यूरिया को यूज में लिया जाता है। यूरिया किस रूप में यूज किया जाता है? एमाइड के रूप में यूज किया जाता है। अगला है मिट्टी का पीएच क्या दर्शाता है? तो मिट्टी का पीएच जो है एसिडिटी और सैलिनिटी एल्कलिनिटी को दर्शाता है। अम्लीयता और क्षारीयता को दर्शाता है। कौन? पीएच। पीएच का पूरा नाम पूछ सकता है, तो पीएच का पूरा नाम होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। अगला जैविक पदार्थ का स्रोत, व्हाट इज द सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, इनमें से पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो गोबर की खाद है, काऊ डंग जो है वह जैविक पदार्थ का स्रोत है। अगला लाल मिट्टी में प्रचुर तत्व, विच एलिमेंट इज अबांडेंट इन रेड सॉइल, प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है लाल मिट्टी में? तो लव ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड जो होता है वह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है रेड सॉइल में। ठीक है। अगला है मिट्टी संरक्षण की सर्वोत्तम विधि क्या है? व्हाट इज द बेस्ट मेथड फॉर सॉइल कंजर्वेशन, समोच्च खेती, कंटूर बंडिंग जो है सबसे अच्छी विधि है इसमें से, इस ऑप्शन में से पूछ रहा है भैया। अगला फास्फोरस की कमी के लिए कौन सा उर्वरक जरूरी होता है? फास्फोरस की कमी के लिए हम लोग डीएपी को डालते हैं, डाई अमोनियम फास्फेट। डाई अमोनियम फास्फेट को यूज किया जाता है, डीएपी का यूज किया जाता है फास्फोरस की कमी के लिए। तो देखिए अब यहाँ पे आप लोगों को कुछ जानकारी ले लेना है कि फास्फोरस की कमी होता है तो क्या डालते हैं, नाइट्रोजन की कमी होता है तो क्या डालते हैं, कैल्शियम की कमी हो जाता है तो क्या डालते हैं, ठीक है, पोटेशियम की कमी हो जाता है तो क्या डालते हैं। तो ये सब आप लोगों को जानकारी होना चाहिए। अब जैसे इस टाइप का मैं एक क्वेश्चन बता दिया, तो इस टाइप से जितने क्वेश्चन बन सकते उतना क्वेश्चन आप लोग को अपने से बना के लिखना है, तभी देखिए एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो पाएगी एक हफ्ते में। अगला क्वेश्चन है मिट्टी की उर्वरता का क्या आधार है? तो मिट्टी की उर्वरता का आधार ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। ठीक है। अगला है काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होती है? तो काली मिट्टी कॉटन के लिए, जो कपास होता है उसके लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है। काली मिट्टी में जो कपास होता है बहुत ही अच्छा उत्पादन देता है। अगला मिट्टी में जल धारण क्षमता किस पर निर्भर करता है? तो मिट्टी किस प्रकार का है उस पर निर्भर करता है। बलुई मिट्टी रहेगा ज़्यादा सूखेगा लेकिन कम टाइम तो सूखेगा, मतलब मिट्टी का जिस प्रकार से प्रकार रहेगा उस पर निर्भर करता है जल धारण क्षमता। अगला चूने का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो चूने का प्रयोग जो होता है एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है, अम्लता को कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है। और क्षारीयता को कम करने के लिए किसका यूज किया जाता है ये बताइएगा आप लोग कमेंट में। अगला है सबसे अधिक पोषक तत्व किस मिट्टी में होते हैं? तो सबसे अधिक पोषक तत्व जो दोमट मिट्टी होती है, लोमी सॉइल होती है उसमें होते हैं। ठीक है। अगला है मिट्टी का कटाव रोकने के लिए क्या किया जाता है? मिट्टी का कटाव रोकने के लिए फॉरेस्टेशन किया जाता है, मतलब वृक्षारोपण कर दिया जाता है जिससे मिट्टी के कटाव को रोकता है, वो मिट्टी को बांध के रखता है। अगला पोटेशियम की कमी से क्या होता है? ठीक है, जब पौधे में पोटेशियम की कमी हो जाती है तो क्या होता है? तो पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, जड़ें कमज़ोर होने लगती हैं, फल छोटे हो जाते हैं। तो तीनों बात सही है कि जब पोटेशियम की कमी होता है किसी पौधे में तो यह तीनों कार्य होने लगते, पत्तियां पीली भी होगी, जड़ कमज़ोर भी हो जाएगी और फल छोटे भी लगेंगे। अगला है जैविक खाद का उदाहरण क्या है? तो यूरिया रसायन है, कंपोस्ट जो है जैविक खाद है, डीएपी रसायन है, पोटास रसायन है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 से है कंपोस्ट। ठीक है। अगला है मिट्टी का परीक्षण क्यों किया जाता है? वाई इज सॉइल टेस्टिंग डन, मिट्टी का परीक्षण क्यों किया जाता है? तो पोषक तत्वों को जानने के लिए मिट्टी का परीक्षण किया जाता है। अगला है सबसे कम उर्वर मिट्टी कौन सी है? ठीक है, सबसे कम उर्वर मिट्टी होती है बलुई मिट्टी होती है। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता दूं भैया, इसके पहले मैंने आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा दिया है। यदि आप लोगों को नहीं देखा तो जा करके प्ले लिस्ट का लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ से जाके देख लीजिएगा जरूर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगला है मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है? मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है? तो बैक्टीरिया। मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है? बैक्टीरिया करते हैं। कौन कौन से बैक्टीरिया आप लोगों को पता है? राइजोबियम बैक्टीरिया जो होते हैं, इकोलाई हो गए, ये सब क्या करते हैं? मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है। अगला है मिट्टी की संरचना का मुख्य घटक क्या है? तो रेत, मिट्टी, सिल्ट, तो तीनों है जो मिट्टी की संरचना का मुख्य घटक। अगला है क्षारीय मिट्टी को ठीक करने के लिए क्या प्रयोग होता है? क्षारीय मिट्टी को ठीक करने के लिए जिप्सम का यूज किया जाता है। अगला है मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ का प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ का प्रतिशत 3 से 5% होना चाहिए। ठीक है, 3 से 5% होना चाहिए। तो ये थे आप लोगों को कुछ क्वेश्चन सवाल वाले। अगला है प्लांट फिजियोलॉजी से, जिसमें पहला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का क्या कार्य है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस? तो इसका कार्य क्या है भैया? कार्य है प्रकाश अवशोषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अवशोषण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा यहाँ पर। अगला है पौधों में जल परिवहन कौन करता है? पौधों में जल परिवहन जो होता है जाइलम के द्वारा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम पूछ देता है क्वेश्चन कि जल परिवहन जो होता है प्लांट में वह कौन करता है? जाइलम के द्वारा जल का परिवहन होता है। अगला है पौधों में वृद्धि हार्मोन कौन सा है? तो वृद्धि हार्मोन कौन सा है?
ऑक्सीजन भी है, साइटोकाइनिन भी है, जिब्रेलिन भी है। तो इनमें से सभी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलेगा जिब्रेलिन, ठीक है। ये सब कम ही देता है, जिब्रेलिन ज़्यादा देता है। और जिब्रेलिन जो होता है हमेशा ग्रोथ रेगुलेटर का काम करता है, वृद्धि हार्मोन का काम करता है। अगला है, श्वसन के दौरान पौधे क्या उत्पन्न करते हैं? तो श्वसन के दौरान पौधे कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं, बचपन से सुनते आए हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टोमेटा का मुख्य कार्य क्या है? तो गैस का एक्सचेंज करना, ठीक है। स्टोमेटा जो है वो गैस को एक्सचेंज करता है। अगला है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? तो ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज होता है। व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस? तो ग्लूकोज। अगला है, पौधों में पोषक तत्वों का परिवहन कौन करता है? पौधों में पोषक तत्वों का परिवहन पूछ रहा है। देखिए, जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है, और जो पोषक तत्व होते हैं उनका जो परिवहन होता है, जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन फ्लोएम के द्वारा होता है। यह दोनों बात याद रखिएगा, ठीक है। जल का जाइलम के द्वारा, पोषक तत्वों का फ्लोएम के द्वारा। अगला, ट्रांसपिरेशन का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन का मुख्य कारण है सूर्य का प्रकाश, हवा और पानी की कमी, ठीक है। अगला है, ऑक्सीजन का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन? ऑक्सीजन जो होता है कोशिका वृद्धि में मदद करता है, फ्लावर के फॉर्मेशन में मदद करता है, रूट के डेवलपमेंट में मदद करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही, सॉरी सॉरी सॉरी, ऑक्सीजन का मुख्य कार्य कोशिका वृद्धि, सेल ग्रोथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस जरूरी है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है जरूरी है, आप लोगों को पता है। अगला है, पौधों में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? स्टोमेटा। कहाँ पाए जाते हैं? प्लांट में। तो पत्तियों में पाए जाते हैं स्टोमेटा। श्वसन में ऊर्जा कहाँ से आती है? तो ग्लूकोज से। श्वसन जब होता है तो उसमें उस समय ऊर्जा ग्लूकोज से आती है। अगला है, जिब्रेलिन का मुख्य कार्य क्या है? जिब्रेलिन देखिए हमेशा ग्रोथ रेगुलेटर का कार्य करता है, बीज के अंकुरण में कार्य करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पौधों में पानी का अवशोषण कौन करता है? तो पौधों में पानी का अवशोषण रूट के द्वारा होगा। ये तो कॉमन एकदम क्वेश्चन पूछ दिया है भाई। अगला, प्रकाश संश्लेषण में पानी की क्या भूमिका है? तो इलेक्ट्रॉन प्रदान करना। प्रकाश संश्लेषण में जो पानी होता है, जो जल होता है, वह इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कराता है। अगला, साइटोकिनिन का क्या कार्य है? तो देखिए, जो भी ग्रोथ हार्मोन, जो भी हार्मोन है उनके बारे में आप लोगों को यहाँ से आइडिया मिल गया कि जानकारी होनी चाहिए। साइटोकाइनिन का क्या कार्य है, जिबरेलिन का क्या कार्य है, ऑक्सीजन का क्या कार्य है, ठीक है। तो इन सभी का कार्य आप लोगों को पता होना चाहिए। तो साइटोकाइनिन का क्या कार्य है? कोशिका विभाजन। अगला है, पौधों में ऊर्जा का भंडारण कहाँ होता है? तो स्टार्च में। अगला, ट्रांसपिरेशन किस प्रक्रिया से संबंधित है? तो वाटर लॉस से संबंधित है ट्रांसपिरेशन। एब्सिसिक एसिड का क्या कार्य है? ये भी एक पूछ रहा है, एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड जो होता है वह रंध्र को बंद कर देता है, क्लोज कर देता है स्टोमेटा को, ठीक है। अगला है, इस क्राफियोलॉजी का लास्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा रंग सबसे प्रभावी होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में जो लाल रंग होता है सबसे प्रभावी होता है, ठीक है। तो अभी तक मैंने आप लोगों को 20 चौक के 80 क्वेश्चन करवा चुके हैं। अब आगे 20 क्वेश्चन और देखेंगे हार्टिकल्चर के। उसके बाद अभी आगे 5 सब्जेक्ट और बचे हैं, उनके 20-20 क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद आप लोगों को असरेशन और रीजन वाला क्वेश्चन कराया जाएगा, फिर मैचिंग वाला क्वेश्चन करवाया जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, टमाटर की खेती के लिए सबसे उपयुक्त तापमान? तो टमाटर की खेती के लिए सबसे उपयुक्त तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। अगला, ग्राफ्टिंग का उपयोग किस लिए होता है? तो ग्राफ्टिंग का उपयोग जो होता है वह प्लांट के प्रोपागेशन के लिए होता है। अगला, सबसे अधिक निर्यात होने वाला फल कौन सा है? सबसे अधिक निर्यात होने वाला फल कौन सा? तो केला। केला जो है सबसे अधिक इसका निर्यात होता है। गुलाब की प्रूनिंग कब की जाती है? गर्मी, सर्दी, बरसात, वसंत ऋतु। तो सर्दियों में की जाती है गुलाब की प्रूनिंग। सब्जियों के संरक्षण की सबसे आसान विधि क्या है? व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्रिजर्विंग वेजिटेबल? तो भैया सबसे अच्छी विधि क्या है? सुखाना, ड्राइंग, अचार बनाना, फ्रीजिंग करना। तो ये तीनों जो है सबसे अच्छी विधि है। अगला, आम की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो दोमट मिट्टी, लोमी सॉइल जो होता है बहुत उपयुक्त होता है। अगला है, बागवानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हार्टिकल्चर? तो हार्टिकल्चर का मुख्य उद्देश्य फल और सब्जी का उत्पादन करना, फ्रूट और वेजिटेबल का प्रोडक्शन करना। अगला है, नींबू की खेती के लिए तापमान कितना होना चाहिए? तो नींबू की खेती के लिए तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अब देखिए, फिर मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर अब नींबू पूछ दिया तो यहाँ पर सेब के लिए, आम के लिए कितना होना चाहिए, जो मुख्य अंगूर के लिए, केला के लिए उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए, यह आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है भैया। एक क्वेश्चन देख लिया आपने कि उस क्वेश्चन से आपको आइडिया लगाना। अब जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में दे, ऐसा क्वेश्चन देगा, यही क्वेश्चन नहीं दे सकता है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, क्योंकि भैया इतना बड़ा एग्जाम है और यही क्वेश्चन देगा तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन आ भी जाए, लेकिन इतना बड़ा एग्जाम है तो इसमें से थोड़ी नहीं देगा सब क्वेश्चन। अगला है, बर्डिंग तकनीक का उपयोग किस लिए होता है? तो बर्डिंग तकनीक का उपयोग प्लांट के प्रोपागेशन के लिए होता है। अभी देखिए, इजी क्वेश्चन है, अभी आगे आप लोग को देखेंगे ना तो फिर थोड़ा हार्ड क्वेश्चन मैं लाऊंगा। अगला है, सबसे अधिक से सेब उत्पादक राज्य कौन सा है?
तो सबसे ज़्यादा सेब का उत्पादन कहाँ पर होता है? जम्मू कश्मीर में होता है। अब देखिए यहाँ पर सबसे अधिक सेब उत्पादन की बात कर दिया, तो यहाँ पर सबसे अधिक आम का उत्पादन कहाँ पर होता है? सबसे अधिक केले का उत्पादन कहाँ पर होता है? सबसे अधिक नाशपाती का उत्पादन कहाँ पर होता है? अंगूर का उत्पादन कहाँ पर होता है? ठीक है, ये सब आप लोग को क्लियर कर लेना है। अगला, सब्जियों की खेती के लिए सबसे सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो दोमट मिट्टी। अगला, फूलों की खेती को क्या कहते हैं? तो फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ठीक है, फल की खेती को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अगला, अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं। ग्रीन हाउस का उपयोग किस लिए होता है? तो ग्रीन हाउस जो होता है तापमान को कंट्रोल करता है, सही बात है, पानी की भी बचत करता है, कीट को भी कंट्रोल करता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा सभी। अगला, सबसे अधिक आम उत्पादक राज्य, सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सबसे अधिक आम का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। तो इसके 15 क्वेश्चन ही लिए थे, कोई दिक्कत नहीं है, अगले वाली वीडियो में करा दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप लोग को लगभग 85 क्वेश्चन मैंने दिए, सॉरी 85 नहीं 95, अच्छे लगे होंगे और आप लोगों को समझ में भी आया होगा कुछ क्वेश्चन, कुछ टॉपिक। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। आगे वीडियो अभी आज ही के दिन 3 से 4 वीडियो और आएगा, तो आप लोग बस लगे रहिए, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ बस उतना देखते जाइए। आप लोग का मैं डेली कितना मिनट का वीडियो हुआ भाई? 20 मिनट का वीडियो हुआ है। ठीक है, 20 मिनट का ही वीडियो हुआ है। डेली आप लोगों को मुझे 80 से 90 मिनट देने हैं, 1.5 घंटा डेली आप लोगों को देना है। बस एक हफ्ते में आप लोगों की तैयारी हो जाएगी अच्छी खासी। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे। आप लोगों के लिए मैं अभी और भी अच्छा से अच्छा क्वेश्चन लाने की कोशिश कर सकूँ। धन्यवाद, जय हिंद।